नमस्कार। अनएडिटेड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरुण शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा और कांग्रेस के बीच मतभेद की आहट पर। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का अपना प्रभारी बनाया है और प्रभारी बनते ही पिछले 5 दिनों में उन्होंने 2 बार अपनी पार्टी को एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी करार देते हुए उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में सपा से 50% सीट की डिमांड कर ली और उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है और हम उनके बड़े भाई हैं, इसलिए हमारा अधिकार बनता है। आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वरुण, पहले इस पूरे मुद्दे पर एक बार डिस्कस करते हैं कि पाल ने आखिर कहा क्या, जवाब में अखिलेश यादव ने क्या कहा और बीच में एक बसपा का एंगल भी आया है। तो इस पूरे मुद्दे को एक बार आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि हुआ क्या है। ज़रूर चंदन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 2027 के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें अब बहुत कम टाइम जिसे कहते हैं समय रह गया है। बहुत जिसे कहते हैं अब मेरे ख्याल से 7 से 8 महीने के करीब ही चुनाव में रह गए हैं और सभी पार्टियां उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए हो, जो कि जब चुनाव होंगे तो 10 साल अपने पूरे कर चुका होगा सत्ता में रहते हो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और उसी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल हैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी उसी हिसाब से अपनी तैयारियों में जुटे हुए जी। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी, जिसको कि अभी हाल फिलहाल में जिसे कहा जाता है कि तीसरी शक्ति मानने से भी लोग इनकार कर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जी, जबकि मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश में, उनकी भी तैयारी दिखाई दे रही है जिस तरीके से मायावती ने बैठकें की हैं अभी हाल फिलहाल में। अब जहाँ तक आपने बात की राजेंद्र पाल गौतम की, राजेंद्र पाल गौतम ने जो जिस तरीके का बयान दिया है और उसके बाद से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं एक दूसरे के प्रति दोनों पार्टियों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं थोड़े से खटास पैदा करने वाले बयान दिख रहे हैं जी। पहले तो राजेंद्र पाल गौतम को जिस तरीके से अपॉइंट किया गया, कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना इंचार्ज बदला उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसके बाद से ही राजेंद्र पाल गौतम जिस तरीके के बयान दे रहे हैं और जिस तरीके की उन्होंने कोशिशें भी की हैं जी, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस ये साबित करना चाहती है चुनावों से ठीक पहले जो नेगोशिएशंस होती हैं, जो बार्गेनिंग जो होगी चुनावों से ठीक पहले, उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स अपनाकर और कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहती है कि अपर हैंड उनका कहीं ना कहीं इन सीट की नेगोशिएशंस में रहे जी। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर सबको पता है कि समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ा दल है। अब जैसे राजेंद्र पाल गौतम का आपने जिक्र किया कि उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जी, बहुत बड़ा दल है, बहुत पुरानी पार्टी है, तो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी का जो प्रभाव है उसको देखते हुए आधी आधी सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर बंटनी चाहिए दोनों दलों के बीच में, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जी। अब देखिए 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब उसके अंदर यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं 200 सीटों की, 200 या 201 सीटों की डिमांड कर रही है, उम्मीद कर रही है, अगर 50-50% का फॉर्मूला लगा लिया जाए तो जी। अब क्या कांग्रेस के पास इतने उम्मीदवार अभी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? ये सवाल खैर बड़ा सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए कांग्रेस पार्टी अगर आप देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता से दशकों से बाहर है। कांग्रेस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बाद जी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है 1989 से। कांग्रेस पार्टी उम्मीद भी नहीं कर रही है किसी भी विधानसभा चुनाव में कि उनकी तरफ से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो अगर इस बात को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो ये अति आत्मविश्वास है जी, ये मुझे नहीं लगता कि प्रेशर टैक्टिक के अलावा कुछ और है, क्योंकि धरातल पे स्थिति कांग्रेस पार्टी भी जानती होगी कहीं ना कहीं कि क्या है क्या नहीं है। फिलहाल विधानसभा के अंदर
2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे आखिरी, जी कांग्रेस के 2 विधायक हैं, 2% से कुछ ज्यादा ही वोट प्रतिशत उनको मिला था। जी तो किस आधार पर कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है, ये अखिलेश यादव को पूछना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, अखिलेश यादव ने बयान दिया है इसके बाद, जब उनसे उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई कि राजेंद्र पाल गौतम जो कि नए नए इंचार्ज अभी बनकर आए हैं, प्रभारी बनकर आए हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि वो आधी आधी सीटें चाहते हैं जी आप समाजवादी पार्टी से। तो उन्होंने इसको कहीं ना कहीं खारिज करने की कोशिश भी की और कहा कि चाहते हैं तो 403 पे पूरी तैयारी करें, 403 पे हमारी भी तैयारी है, यानी कुल 806 सीटों पे डबल तैयारी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तंज भी कसा उन्होंने। कहीं ना कहीं बिल्कुल तंज था कांग्रेस की तरफ कि ठीक है, तैयारी वो भी 403 पे करें, हम भी 403 पे करेंगे तो डबल तैयारी हो जाएगी हर सीट के लिए। जी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी इस बारे में कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं कि जो भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी का क्या इतिहास रहा है, वो इस आधार पर होना चाहिए कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट जीतने की स्थिति में है, कितने पानी में है उस राज्य के अनुसार। और जहां तक सूत्र बताते रहते हैं या जो खबरें भी चल रही हैं, किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को 60 से ज्यादा सीटें देने के हक में शायद नहीं है। जो सोर्सेज बता रहे हैं 60 से 70 तक, कांग्रेस पार्टी 200 की अगर मांग करती है तो मुझे लगता है ये अखिलेश यादव के लिए तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, नो है ये वाला मामला, वो इसको नहीं मानेंगे। और अखिलेश ने तो जो जवाब भी दिया और जो तंज कसा, उसमें कहीं ना कहीं लॉजिकल बात कहने की जरूर कोशिश की कि भाई जो हक है, जो सीट का जो बंटवारा होगा वो वहाँ के मतदाताओं और पार्टी की जो साख है उसको देखते हुए भी किया जाएगा। साथ में पाल जो है कहीं ना कहीं बसपा को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार वो बीच में बसपा का नाम ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बसपा से समर्थन की बात कर रहे हैं। बीच में उन्होंने मिलने की कोशिश भी की थी, नाकाम रहे थे। ये क्या था वो पूरा घटनाक्रम, एक बार आप बताइए। नहीं, देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जैसा मैंने कहा, जैसे इंचार्ज बने हैं वो जिसे कहते हैं ना एकदम से फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी का इतिहास तो पता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर किसी तरीके से, जिसे कहते हैं ना दबाव की राजनीति, उस दबाव की राजनीति के तहत वो और मेरे ख्याल से तनुज पुनिया जी जो कि इस समय लोकसभा के सदस्य भी हैं बाराबंकी से, ये दोनों कुछ और कांग्रेस नेताओं के साथ, इन लोगों ने जैसे ही इंचार्ज बने उसके बाद मायावती से मिलने की कोशिश भी की है। इन लोगों ने उनके आवास पर जाकर उन्होंने मिलने की कोशिश की। वो तो मायावती शायद उस समय अपने आवास में थी नहीं, या उन्होंने मिलना सही नहीं समझा, या समय नहीं दिया, या उनके पास समय नहीं था, इस बारे में अभी कहना मुश्किल है। लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इसको बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस के नेताओं ने दिखाने की कोशिश तो की है। और इस कोशिश का परिणाम क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये मैसेज पहुंचाया जा सके, और अखिलेश यादव ने इस बात को खारिज भी किया अपने तरीके से कि उनको ये मैसेज कहीं ना कहीं पहुंच गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि यदि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड्स हैं 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उसको नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं मायावती का दरवाजा खुला हुआ है। क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम खुद भी जो हैं दलित हैं, और इसलिए मायावती को आउटरीच करना, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो मायावती को भी साथ में लाने के लिए प्रयासरत है। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव ज्यादा कांग्रेस पार्टी को, जिसे कहते हैं ना कि एडवांटेज में इस चीज से उनको मिलने वाली है, या देंगे कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके की इस चीज से एडवांटेज, क्योंकि अखिलेश यादव इतनी आसानी से दबाव में नहीं आने वाले। राजेंद्र पाल गौतम अपने प्रयासों से कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस है अभी उस पूरे प्रदेश में अभी जीवित है। इस राजेंद्र पाल गौतम पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये शख्सियत कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से आए हैं, पॉलिटिक्स में इनका पूरा करियर, इस पर एक हम प्रकाश डालते हैं। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम, अब सब लोगों को लग रहा होगा कांग्रेस ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है तो कांग्रेस पार्टी के बहुत वफादार रहे होंगे, बहुत लॉयल रहे होंगे,
और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते रहे होंगे, ऐसा नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी के अंदर रहे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर वो काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर रहे, यहाँ तक कि कैबिनेट में मंत्री भी रहे जी। और काफ़ी वरिष्ठ मंत्रियों में उनकी गिनती होती थी दिल्ली सरकार के अंदर। 2022 के अंदर आपको अगर वो मामला याद हो, जिसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा था जी। सरकार से भी, उसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी भी छोड़ी, जिस जो जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा था बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं का को कन्वर्जन हो रहा था, वो बुद्धिस्ट के तौर पे उनको कन्वर्ट किया जा रहा था। ये जो इवेंट हुआ था वहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम एक तरीके से प्रमुख व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे, अतिथि के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे, मुख्य अतिथि थे जी। और उन्होंने जब वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई तो उसके बाद बहुत बवाल हुआ जी। और जिसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने उनको मंत्रिमंडल से हटाया जी। उसके बाद 2024 के आसपास राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और अब उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है। दलित नेता हैं और दिल्ली की राजनीति भी की है, अब उत्तर प्रदेश में हैं, दलित राजनीति का बेड़ा उठाए हुए हैं। देखते हैं आगे क्या रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आसान काम तो है। राजेंद्र पाल गौतम को तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी है, कांग्रेस ने दी है, लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत पीछे नहीं जाते हैं हम, 2014 से ही अगर हम बात करते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि लगभग इतने सालों से 1989 से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है जी। अगर 2014 से बात हम करें, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो 2014 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लोकसभा चुनाव हुए, एक खुद 2014 में, 2019 में और 2024 में, और 2 विधानसभा चुनाव हुए 2017 और 2022 में। ये तीसरा विधानसभा चुनाव अब 2027 में होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इन 5 चुनावों में, यानी 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनावों में कैसा प्रदर्शन रहा, अगर उसको आप देखेंगे तो आप मुझ पर बिल्कुल यकीन कर लेंगे कि जो मैं कह रहा था उसके पीछे बहुत ही ठोस आधार है मेरे पास। देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर 2014 में कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से अकेले ही चुनाव लड़ा, किसी के साथ गठबंधन नहीं था। महान दल के साथ, एक छोटा सा जो दल था उसके साथ गठबंधन था, और केवल 2 सीटें जो कि उनकी पारंपरिक सीटें रही हैं, जो उनके गढ़ रहे हैं, यानी सोनिया गांधी की रायबरेली और राहुल गांधी की अमेठी, इन सीटों पे ही जीत दर्ज की थी। लगभग 7% के ऊपर वोट आए थे। फिर 2019 के अंदर जन अधिकार पार्टी जैसी छोटे दल के साथ इन्होंने गठबंधन किया, और 2014 में राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी गठबंधन, जितना मुझे याद आ रहा है, लेकिन कोई फायदा खास हुआ नहीं था। राष्ट्रीय लोकदल का भी खाता नहीं खुला था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बहुत जबरदस्त लहर थी और एनडीए को उस समय 73 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी की 71 सीटें शामिल थी। उसके बाद 2024 में जरूर इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जी। 2019 में आपको पता ही है, राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। बिल्कुल। उसके बाद 2024 में सपा के साथ जब मिलकर चुनाव लड़ा तो राहुल गांधी ने अपनी सीट बदली और वो अपनी माताश्री यानी सोनिया गांधी की जो सीट थी रायबरेली, वहां से चुनाव लड़े और जीते। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीते, जिन्होंने स्मृति ईरानी को हराया जी। उस समय जरूर 17 सीटें लोकसभा की कांग्रेस ने लड़ी थी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, और 6 सीटों पे चुनाव जीता था। ये पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था अगर 2014 और 2019 से तुलना की जाए। बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, रायबरेली और अमेठी की सीटें जीती। इसके अलावा पार्टी ने सीतापुर की सीट भी सालों के बाद जीती, सहारनपुर, वहां से इमरान मसूद जो बहुत फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, और बाराबंकी और इलाहाबाद की सीटों पे भी पार्टी का कब्जा हुआ। तो अगर देखा जाए लोकसभा चुनावों में, तो वर्तमान में ये स्थिति है कि जरूर पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अपना प्रदर्शन रहा, उससे कहीं शायद सीटों की डिमांड कर सकती है। लेकिन देखिए,
लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग अलग चुनाव होते हैं। बिल्कुल। अब अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ कोई विधानसभा चुनाव मिलकर नहीं लड़ा। जी। अखिलेश यादव जब 2012 में 224 सीटें लेकर आए थे, उसके बाद 2017 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया। जी। आपको याद होगा उत्तर यूपी के दो लड़कों की वो कहानी जो 2017 के चुनावों में सुपर फ्लॉप साबित हुई बिल्कुल थी। बिल्कुल। और एनडीए को 325 सीटें 403 में से आई थी। कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाते हुए 100 से ज्यादा सीटों पे चुनाव तो लड़ लिया, अखिलेश यादव से सीटें ले ली 100 से ऊपर, लेकिन जीत केवल 7 पाई। और इस तरीके से अखिलेश यादव जो 224 सीटें, मुलायम सिंह तो थे तब 2012 में, 224 जो सीटें लेके आए थे, कांग्रेस से गठबंधन के बाद केवल 47 सीटों पर सिमट कर रह गए। जी। तो ये 2017 का रिजल्ट है। 2022 में कोई गठबंधन कांग्रेस से नहीं हो पाया था, पूरे अकेले चुनाव लड़ा था और मात्र 2 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, और मतों का प्रतिशत भी 2.33% रहा। अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी और प्रमुख पार्टी कहने वाली कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट के रह गई थी। जी, 2022 के विधानसभा चुनावों का यही नतीजा था और मात्र 2.33% वोट मिले थे। ये तो हमने कांग्रेस के परफॉर्मेंस की बात की है। अब वो जिससे 50% सीट मांग रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, और हम जरा उनके परफॉर्मेंस पे अगर फोकस कर लें तो उन्होंने कितनी सीटें जीती हैं वहाँ पर, वरुण? देखिए, समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अगर देखें तो 2012, 17 और जो 22 का विधानसभा चुनाव है, तीनों के नतीजे थोड़े देखने पड़ेंगे। जी। 2012 में समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ, जिसे कहते हैं स्पष्ट बहुमत के साथ, भारी मतों के साथ चुनाव जीती थी और 224 सीटें लेकर आई थी। और उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि 30% से कम का वोट प्रतिशत रहा था, लेकिन जो चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ 2012 में, उसके कारण से समाजवादी पार्टी को ये जीत मिली। जी। उसके बाद 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और केवल 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। केवल 21 या 22% वोट मिला था उस समय समाजवादी पार्टी को। और 2022 के अंदर जरूर 125 सीटों पे समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव जीता। 111 उसमें खुद समाजवादी पार्टी को मिली। जी। उस समय गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल से था और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से भी था। जी। तो इस तरीके से 32% के ऊपर सपा लेकर आई थी। जहां तक लोकसभा चुनावों की बात है, 2014 और 2019 दोनों में समाजवादी पार्टी केवल 5-5 सीटें लेकर आई थी। हालांकि 2019 में मायावती के साथ गठबंधन था, फिर भी 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। जहां तक कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात है, 2024 के लोकसभा चुनावों में जरूर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो कामयाब रहा। सपा को 37 सीटें मिली थी उस समय। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कोई भी कि 2022 का अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो उसके हिसाब से सिर्फ 2 सीटें मिली, और इस हिसाब से कांग्रेस को ये तो पता है कि वो अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और वो ये चाहती है कि कम से कम गठबंधन के भरोसे ही हमारी कुछ सीटें बढ़ जाए। बहरहाल ये तो भविष्य में पता चलेगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें समाजवादी पार्टी देती है। तब तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी ने रोका नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए टॉपिक पर नए चर्चा करेंगे और आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।